हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर डे क्विज होता है। आज भी क्विज स्टार्ट हो चुका है। कल का मेरा क्वेश्चन था दोस्त, क्या था कल का? बुद्ध जब घर से निकले, हाँ, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। नहीं, गृह त्याग के क्या प्रतीक चिन्ह था? घोड़ा। अगला मेरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम संगति कब हुआ था? जैन धर्म के प्रथम संगति कब हुआ था? अगर इसका क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले क्विज में जरूर बताऊंगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सही कथन चुनना है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है। यानी जो दंत पेस्ट होता है ना, हम लोग जो दांत धोने में दंत पेस्ट का यूज करते हैं, टूथपेस्ट, उसमें क्या रहता है बाबू? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे दांतों को क्षय होने से बचाता है और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दो अवयव से हमारा दांत निर्मित होता है, या हड्डियां। ठीक है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक रहा तो कठोर होगा, अगर कैल्शियम फास्फेट की मात्रा अधिक रहा तो मुलायम होगा। कोई दिक्कत है? आइए, पेट्रोलियम का जो निष्कासन होता है, यानी पेट्रोलियम अलग किया जाता है भंजन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? भंजन विधि द्वारा। तांबा को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो प्रगलन विधि द्वारा। यानी तांबा को उसके अयस्क से निकाला जाता है किस विधि द्वारा? प्रगलन विधि द्वारा। खाद्य वसा का तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। खाद्य वसा का हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। अच्छा, रबर का सर तो वल्कनीकरण द्वारा। रबर का वल्कनीकरण द्वारा, यानी रबर बनाया जाता है वल्कनीकरण विधि से। और रबर को दोस्त हार्ड बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं। रबर को हार्ड बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। कोई डाउट है? देखिए, एल्युमिनियम के अगर अयस्क पूछेगा तो क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। और कॉपर के अयस्क का नाम क्या है बाबू? तो क्यूपराइट। क्या है? क्यूपराइट। पारा के अयस्क का नाम? सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार। आयरन का? हेमेटाइट। आयरन का? हेमेटाइट। हीरा में क्या पाया जाता है? तो कार्बन। हीरा में कार्बन। संगमरमर कैल्शियम से बना होता है। बालू सिलिकॉन से। मणिक यानी रूबी जो होता है, मणिक यानी रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? मणिक या रूबी। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड को मणिक या रूबी कहते हैं। एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है तो सोडियम। एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है कौन बाबू? तो सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है, इसलिए सोडियम जल में तैरता है, या जल में थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा। सोडियम ही एकमात्र ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी सबसे मुलायम धातु सोडियम। सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब मुलायम धातु नहीं है। लिथियम भी है, सबसे सोडियम होता है। ठीक है, मुलायम। एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है सोडियम। इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, घनत्व के अवरोही क्रम माने क्या होता है? अवरोही माने घटते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। यानी सबसे पहले बड़ा वाला था। घनत्व में सोना का सबसे अधिक घनत्व होता है, सोना के। उसके बाद पारा के घनत्व होता है, और उसके बाद में लास्ट में इस्पात होता है। यानी सबसे अधिक घनत्व सोना के होता है, फिर पारा के होता है, फिर जाकर इस्पात का होता है। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम में से सबसे उच्च गलनांक किसका होता है? तो बोरॉन का उच्च गलनांक होता है। ध्यान दीजिएगा, बोरॉन को हल्का में मत लीजिएगा। अब बोरॉन एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। बोरॉन की बेरिलियम, ब्रोमीन। बहुत सुंदर भाई साहब, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। आप ब्रोमीन के परमाणु संख्या बता सकती हैं? 35। 30 यानी 35। बोरॉन नहीं दोस्त, ठीक ना? बोरॉन का सबसे अधिक उच्च गलनांक होता है। बोरॉन का सबसे अधिक उच्च गलनांक होता है। आइए दोस्तों, स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। पीतल जो है पिताजी, यानी तांबा और जिंक का मिश्रण है। यानी पीतल दोस्त पूछेगा कि किसका किसका मिक्सचर है, तो तांबा और जिंक का, यानी कॉपर और जेडेन। कॉपर और जेडेन। अब जिंक, तो कॉपर कितना बाबू होता है? तो 70%। जिंक पूछेगा तो 30%। कॉपर 70%, जिंक 30%।
अच्छा, ब्रोंज के बात करें तो ब्रोंज किसका होता है? तो कॉपर प्लस एशियन, कॉपर प्लस एशियन यानी टीन। कॉपर और तांबा और टीन के मिलने से ब्रोंज का निर्माण होता है। ठीक है, जस्ता प्लस टीन, जस्ता प्लस टीन नहीं होता है बाबू। ठीक है, यानी कॉपर आप प्लस टीन बराबर ब्रोंज होता है। कॉपर प्लस टीन, कॉपर को तांबा कहते हैं ना, ओ यानी तांबा प्लस जिंक यानी जस्ता बराबर का हो जी ब्रोंज। ठीक है, ये सब यानी तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। तांबा तो ऐसे ही है, तांबा नॉर्मल है, तत्व है। कॉपर क्या है? तत्व है। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। यसद में उपचयन क्षमता है। ये में कह रहा है कथन में कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, बिल्कुल सही है। यसद में उपचयन क्षमता है। यसद में उपचयन क्षमता के कहने का मतलब कि ऑक्सीकरण होने से रोकता है, यानी ऑक्सीकरण का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आइए, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं। देखिए, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। इसका मुख्य कारण क्या है बाबू? यानी एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होता है। देखिए, पारद मिश्रण है, पारद मिश्रण है किसका? तो पारद युक्त मिश्र धातु पे, पारद युक्त मिश्र धातु पे। पारद धातु मिश्रण है किसका? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है, यानी पारद युक्त मिश्र धातु होती है वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। वह कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ना बाबू, वैसा धातु है, यानी एल्युमिनियम ऐसा धातु है जिससे बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। रेल के डिब्बों के बनाने में पुर्जों में काम लिया जाता है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती है। तो लोहा जो है बाबू अमलगम का निर्माण नहीं करती है, यानी जस्ता भी करला अमलगम, तांबा भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है, लेकिन लोहा नहीं करता है। कोई दिक्कत है? आइए, जस्ता तांबा, तांबा टीन, पारद जस्ता, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में अमलगम कहते हैं किसे? तो पारद जस्ता के मिश्रण को क्या कहते हैं बाबू? अमलगम। यानी पारद और जस्ता के मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम। आज चीज जान जाइए कि अमलगम का निर्माण जस्ता भी कर सकता है, तांबा भी कर सकता है, मैग्नीशियम भी कर सकता है। ठीक है, लोहा नहीं कर सकता है। अच्छा जी, टंका एक मिश्र धातु है, तो टीन तथा शीशे की। टंका पूछ देगा कि मिश्र धातु है किसका बाबू? तो टीन तथा शीशे की। कांसा मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन के। बताए ना अभी कि कॉपर प्लस एशियन किसका होता है बाबू? तो कांसा का। ठीक है, मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितना होता है बाबू? जर्मन सिल्वर में अगर बात किया जाए कि सिल्वर की मात्रा कितना होता है? 0%। बहुत सुंदर जवाब। कितना होता है? 0%। और जर्मन सिल्वर में क्या होता है? निकेल। शोल्डर में क्या होता है? टीन होता है मुख्य रूप से। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग का फॉर्मूला होता है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, हाइपो में मुख्य अवयव क्या होता है? सोडियम। क्या होता है? सोडियम। बहुत बढ़िया। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है बाबू? जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? बताइए। 0%। बहुत सुंदर आंसर। आइए, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता एवं निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, तो क्या होता है सर? तो एल्युमिनियम को छोड़कर तांबा होता है, जस्ता होता है और निकेल होता है। इसमें सिल्वर नहीं होता है, यानी सिल्वर 0% होता है, यानी उसमें सिल्वर होता ही नहीं है। किसमें? जर्मन सिल्वर में। कॉपर होता है, जस्ता होता है और निकेल। कॉपर, जस्ता, निकेल, यानी कॉपर, जिंक, निकेल। कोई दिक्कत है? आइए, तांबे की मिश्र धातुओं का जोड़ा है, तब पीतल एवं कांसा। पीतल एवं कांसा दोनों में तांबा रहता है, जुड़ा है। ठीक, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है तो कांसा में, यानी कांसा में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, यानी कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस यानी Cu प्लस एसएन, Cu प्लस एसएन में कांसा की मात्रा क्या होती है? अधिकतम होती है। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में
उभय घटक के रूप में विद्यमान है, कौन है? तांबा। कौन है बाबू? तांबा। यानी वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, कौन है? तांबा। उभय घटक के रूप में पीतल मिश्र धातु है तो तांबा एवं जस्ता की। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा तथा जस्ता की। ठीक है। और सुनिएगा, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण कैसा पड़ जाता है? तो पीतल का हल्का फीका रंग हो जाता है। ठीक है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः परत चढ़ाई जाती है। तो रांगे यानी टीन के, रांगे कहने का मतलब है टीन की परत चढ़ाई जाती है। किस पर बाबू? तो ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर। पीतल के बर्तन पर कौन सा? तो रांगे यानी टीन की परत। यही पूछ देगा कि लोहे पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की। किसका बाबू? जस्ते की। बहुत सुंदर। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, वह है निकेल। यानी अगर स्टेनलेस स्टील में बाबू निकेल को मिला देंगे तो वह क्या हो जाएगा? अचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचुंबकीय हो जाएगा। ठीक। क्योंकि निकेल अगर मिलाएंगे किस में? किस में? स्टेनलेस स्टील। सब कोई का ध्यान ठीक नहीं है यहाँ पर। ठीक। स्टेनलेस स्टील में जब निकेल मिला देंगे तो क्या होगा? जब निकेल मिला देंगे तो वह अचुंबकीय हो जाएगा। अचुंबकीय हो जाएगा। मौसा मौसी के बारे में मत सोचो, क्यूज है। देखिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की अगर कठोरता बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? उसमें कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा। ठीक है। इस्पात स्लैग आधार सामग्री हो सकता है। इस्पात जो स्लैग है ना बाबू, वह आधार सामग्री हो सकता है। आधार सड़क के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? आधार सड़क के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए इस्पात स्लैग यानी आधार सामग्री हो सकता है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, वह तत्व जो लोहे के साथ मिलने पर मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, वह कौन सा तत्व है? तो क्रोमियम। कौन सा है बाबू? क्रोमियम। बहुत सुंदर। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं इतिहास की ओर। किधर? इतिहास की ओर। चलिए देखिए, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। किसने किया था? होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किसने बाबू? एनी बेसेंट ने। कब? 1916 में। होम रूल लीग कब शुरू हुआ था? 1916 में। देखिए दोस्त, होम रूल लीग जो था ना 1916 में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट कहाँ से बाबू? तो मद्रास से। कहाँ से? मद्रास से। कहाँ ये थी? बीजी तिलक कहाँ से? तो पुणे से। यानी बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, वह पुणे से शुरू किए थे होम रूल लीग आंदोलन। यह था क्या सर? होम रूल लीग आंदोलन आखिर क्या था? ध्यान से सुनिएगा। होम रूल लीग आंदोलन एक स्वशासन पद्धति था कि अगर कुछ भी गड़बड़ी होता है, यानी कुछ भी झगड़ा झंझट, जो भी आपसी विवाद होता है, तो उसको अंग्रेजों के पास मुकदमा ना करके खुद में सलट लिया जाए। एक मीटिंग करके खुद में आपसी में सहमति कर लिया जाए। यही था होम रूल लीग। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए, वर्ष 1916 में दो होम रूल लीग आरंभ किए थे तिलक एवं एनी बेसेंट ने। किसने? तिलक एवं एनी बेसेंट ने। आइए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन था बाबू? तो होम रूल लीग आंदोलन। यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन था? आंदोलन था होम रूल आंदोलन। कौन था? होम रूल आंदोलन। इसी को क्या कहते हैं हिंदी में? गृह शासन आंदोलन। आज जाने कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गृह शासन। होम रूल, होम माने क्या होता है? घर, और रूल माने शासन। यानी गृह शासन आंदोलन को इंग्लिश में होम रूल आंदोलन कहते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एवं एस सुब्रमण्यन अय्यर तथा टी.एस. ऑलकॉट में से होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं था। तो टी.एस. ऑलकॉट का, यानी टी.एस. ऑलकॉट का होम रूल लीग की आंदोलन में कोई योगदान नहीं था।
सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, एस सुब्रमण्यन, एनी बेसेंट तथा बीजी तिलक में से होम रूल आंदोलन नहीं जुड़ा हुआ था तो सी आर दास से। किससे? सी आर दास से। यानी सी आर दास कहने का मतलब कौन? चित्तरंजन दास। बहुत सुंदर पढ़ रही हैं, ठीक है। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, यानी होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में दोस्त, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण। इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कौन सा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आकर क्या हुआ? मिल गया था, दोनों आकर मिल गया था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग के संबंध में सत्य है तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914 से 15 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। यानी सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र के बम्बई छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। यानी तिलक जो होम रूल लीग शुरू किए थे ना, वह सबसे अधिक शक्तिशाली था। यानी एनी बेसेंट से भी किसकी शक्तिशाली थी? तो बीजी तिलक के जो होम रूल लीग आंदोलन था उससे मुंबई प्रभावित नहीं था। यानी मुंबई में इनका कोई प्रभाव नहीं देखा गया था। किसके? तो जो बीजी तिलक चालू किए थे ना होम रूल, यह बम्बई को छोड़कर अन्य इलाकों में, यानी पुणे हो गया, इस सब एरिया में। एनी बेसेंट, ए ह्यूम यानी एलेन ऑक्टेन ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त तथा आर पाम दत्त में से फेबियन आंदोलन का सदस्यता था। किसके पास? तो एनी बेसेंट के पास। यानी फेबियन आंदोलन का सदस्यता था किसके पास? तो एनी बेसेंट के पास। एनी बेसेंट कब आई थी भारत? 1893 में। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत में आई थी, या भारत के वाराणसी शहर में आई थी, ठीक है। देखिए, वर्ष 1920 ईस्वी में वह संस्था जिसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख दिया, ऑल इंडिया होम रूल लीग। यानी ऑल इंडिया जो होम रूल लीग था ना, उसने क्या किया था कि 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रखा। कौन सभा रखा? स्वराज्य सभा रखा। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे कौन? तो सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा। यानी गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे कौन? तो सत्य तथा अहिंसा। कहने का मतलब युगल सिद्धांत का मतलब जोड़ा सिद्धांत। यह किस सिद्धांत पर मानते थे बाबू? यानी सत्य और अहिंसा के। यानी यह महात्मा गांधी पुजारी थे किसका? सत्य और अहिंसा के। इनके 3 बंदर थे कौन? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। ये 3 काम अपनाइए और शांति से क्विज बनाइए, आइए तब खाइए। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता। यानी गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही अहिंसा था। गांधी जी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, या बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में से एक मार्क्सवादी में से सही है, तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, यह सही है महात्मा गांधी के विचार से, ठीक है। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, यही महात्मा गांधी के संदर्भ में सही है। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है तो हड़ताल को। यानी महात्मा गांधी का अगर सत्याग्रह की रणनीति में पूछेगा ना कि सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त था बाबू, तो हड़ताल को। किसको? हड़ताल को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन क्या है? तो सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। देखिए, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? यानी गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है बाबू? ठीक है, गरीबी का अस्थायित्व। गरीबी का अस्थायित्व गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु
तरीका बताया था क्या, तो आत्मनियंत्रण, आत्म नियंत्रण। सुनना ध्यान से, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका क्या बताया था, आत्मनियंत्रण। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे बाबू, 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे बाबू, 1917 ईस्वी में। कब, 1917 ईस्वी में। कहाँ पर, तो अहमदाबाद। कहाँ पर, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में। और साबरमती नदी के किनारे, कहाँ पर, साबरमती नदी के किनारे स्थापित किए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष। गांधी जी कितने वर्ष, 21 वर्ष। गांधी जी 1893 में गए थे भारत से, और कब वापस आए, 1915 में। तो 15 सात कितना होता है, 21, यानी 21 वर्ष का किए थे। 15 सात 21 वर्ष रहे थे, 15 में तो चले ही आए थे। हाँ, यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे तो 21 वर्ष तक। कितना, 21 वर्ष तक। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की ट्रेन से फेंका गया था वह था बाबू पीटर मारिट्सबर्ग, यानी पीटर मारिट्सबर्ग जो स्टेशन था उसी से महात्मा गांधी को नीचे उतार कर फेंका गया था। ठीक। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह कलकत्ता अधिवेशन 1901। यही देखिए क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल पेपर में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, अध्यक्षता की बात नहीं हो रही है दोस्त, सर्वप्रथम भाग कब लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। अब बेलगाम अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, यानी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इसमें दोनों में अंतर है। अगर पूछेगा कि कांग्रेस में भाग कब लिए थे, यानी कांग्रेस अधिवेशन में भाग सर्वप्रथम, तो 1901 ईस्वी में। कब, 1901 ईस्वी में, कलकत्ता में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है तो अहमदाबाद के नगर के बाहर, अहमदाबाद के नगर के बाहर साबरमती आश्रम स्थित है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। यानी इसे क्या कहा जाता था बाबू, सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। महात्मा गांधी से संबंध साबरमती, फिनिक्स, अवर्धा तथा सदाकत आश्रमों में से सबसे पुराना है कौन, तो फिनिक्स। फिनिक्स कहाँ है बाबू, फिनिक्स जो आश्रम है ना यह दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर फिनिक्स है, दक्षिण अफ्रीका में। यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम है और यह सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। कोई दिक्कत है। आइए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी सेवा धर्म अपनाया था कहाँ पर बाबू, तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने गांधी जी देखिए महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। यानी राजनीति का अर्थ ये नहीं होता है कि हम लूट लपट के धन, हम जीत गए मुखिया से तो पूरा धन कमा के अपना घर में रख लें। समझ में आ रहा है ना, इसका कतई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जन कल्याण करना। क्या करना, जन कल्याण, यानी जनता की भलाई करना। कोई दिक्कत है। आइए, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था उसकी विशेषता क्या है बाबू, तो नैतिकता, धर्म, मानवता। नैतिकता, धर्म और मानवता। कोई डाउट है, नहीं ना। आइए लाइने पर। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने, तो महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था, यानी बनाया था, किसने, महात्मा गांधी ने। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था किसने, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था तो चंपारण में। कहाँ पर बाबू, चंपारण में। कब, 1917 में। किसने चंपारण उनको बुलाया था, राजकुमार शुक्ल। बहुत बढ़िया। आइए, हाँ, आप बतख मियाँ क्या किए थे, महात्मा गांधी पर हमला हो गया था तो जान बचाया था, जो कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है बतख मियाँ वाला। आइए, मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रियता विरोध के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए महात्मा गांधी को, यानी मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं। महात्मा गांधी के पूरा नाम क्या था बाबू, तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम केवल करमचंद गांधी। ठीक है।
विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यानी विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटेन जो था ना, ध्यान से सुनना फिर से क्वेश्चन, कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ। यानी ब्रिटिश जो भी बनाते थे ना क्या कपड़ा, उसका महात्मा गांधी जी द्वारा बहिष्कार हुआ था, तो वह प्रभावी हुआ था। यानी उसका सही में प्रकोप देखा गया, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तु का बाजार समझता था कि यहाँ पर हम वस्त्र बना कर लाएंगे तो भारत के लोग क्या कहेंगे? खरीदेंगे, पहनेंगे, जिससे उसको अधिक आमदनी की प्राप्ति होती थी। यानी उनका व्यापार बहुत ज्यादा चलता था, जिसका विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालानुक्रम है। यानी सबसे पहले चंपारण वाले 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, ठीक, खेड़ा आंदोलन 1918 में। सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था कब? 1918 में। उसके बाद में खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में, असविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, 5 मार्च 4 ठीक है, तो 4 मार्च 1931, ठीक है। गांधी जी और इरविन के बीच यह क्या था? तो एक समझौता था। इसे और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। अरे बहुत तेज है लड़की, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में सही कथन क्या है? महात्मा गांधी के बारे में सही कथन क्या है? तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? राजकोट से प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। यानी महात्मा गांधी का कस्तूरबा गांधी के साथ कितने वर्ष में हुआ था? 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में सर्वाधिक प्रभावी हुए थे। महात्मा गांधी पूछेगा कि किस पुस्तक से ज्यादा प्रभावित थे, तो अनटू दिस लास्ट पुस्तक का नाम था, इससे ज्यादा प्रभावित थे। महात्मा गांधी की शादी कितने वर्ष में? 13 वर्ष में। किससे हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वजह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, व्यक्ति का कल्याण सबके लिए कल्याण में निहित है। यानी जो व्यक्ति का कल्याण करेगा उसका भी कल्याण कोई करेगा, यानी कल्याण होगा। इसलिए हम जनता के क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। भगवान भी कल्याण कर रहे हैं, फिर ही कहते। तो आइए जियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भारत का भूगोल हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या बाबू? भारत का भूगोल। सामान्य परिचय ध्यान से सुनिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। भारत के बारे में सही कथन क्या है? तो ये सुनिएगा सही कथन। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है। यानी दोस्त कहने का मतलब है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल के, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% में पूरा भारत है, पूरा भारत है। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने में किया जाता है। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग क्या करते हैं? भारतीय मानक समय को ज्ञात करने में करते हैं। भारत का मानक रेखा की संख्या कितनी है? 1। अब भारत की जो मानक रेखा है वह किस किस राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका ट्रिक है दोस्त कि 6 राज्यों से होकर गुजरता है कि 5 है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन। आंधी में उसका छाता उड़ा, यानी ध्यान से देखिएगा, आंध्र प्रदेश, उसका से उत्तर प्रदेश, या उसका से ऊपर भी लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। अच्छा, आंधी में उसका में से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, उसका से उत्तर प्रदेश, ठीक, 3 हो गया ना। छाता छत्तीसगढ़, उड़ा से उड़ीसा, उड़ा से उड़ीसा। यानी भारत के 5 राज्यों से भारतीय मानक रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बाबू? 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना? 17.5% है। यानी भारत की जो जनसंख्या है ना, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5%। भारत में गाँव की संख्या कितनी है? तो 6,40,932, 6,40,932
32 भारत में कुल गांवों की संख्या है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बाबू? तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर लगभग है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ देना तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है अक्षांशीय विस्तार। अच्छा जी, भारत का रेखीय विस्तार पूछ दे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक फैला हुआ है, यानी विस्तार है इतना दूर। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। अब भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है या संघ शासित? 8 है। बहुत बढ़िया। भारत के लिए सत्य कथन सुनिएगा। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सही है। भारत का जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का दूसरा राष्ट्र है, अब पहला हो गया। अब क्या हो गया है? पहला हो गया है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यानी भूमि सीमा का विस्तार कितना है बाबू? 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, यानी भारत में सर्वप्रथम पूछेगा कि सूर्योदय कहाँ होता है? तब अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब भारत के पूर्वी और पश्चिमी समय में कितने का अंतर है बाबू? तो कितने का अंतर है? तो 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का अंतर है, यानी भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने का अंतर रहता है समय में? तो 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का। कोई दिक्कत है? ध्यान से। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर एवं नागौर में से जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। कौन सा जिला है बाबू? जैसलमेर। कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य बाबू? तो मित्र पर गमछा झार। का झार? मित्र पर गमछा झार। कौन कौन? बोलो। मित्र पर गुजरात, हाँ राजस्थान, हाँ, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, त्रिपुरा, हम्म, मिजोरम, झारखंड। ठीक है। यानी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। ठीक। भारत में कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। को से? 8 को से। ठीक है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन नगर है? तो गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर नगरों में से कर्क रेखा के निकट स्थित है कौन बाबू? तो कोलकाता। कौन? कोलकाता। अच्छा जी, भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है कौन सा? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर से सुनिएगा। भारत को 2 लगभग भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है बाबू? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी इसी को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। देखिए, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन है? तो मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा से संबंधित ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, और क्या सर? तो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है तो किसमें? दिल्ली में। किसमें? दिल्ली में जून माह में अधिकतम समय होता है। कहाँ पर बाबू? तो दिल्ली में। दिल्ली में जून माह में अधिकतम समय होता है। जबलपुर, देखिए सवाल ना कितना खतरनाक मिला हमको दोस्त, कि हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है किसमें? किस शहर में? तो दिल्ली में। माही, चंबल और नर्मदा में से कौन सी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो माही नदी जो है ना, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली ये भी नदी है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। अच्छा, जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन तथा वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन है? तो जबलपुर। वहीं पर भेड़ा घाट स्थित है। कौन घाट? भेड़ा घाट स्थित है। ठीक है दोस्त, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्यूज अच्छा लगा होगा। अगर यह क्यूज अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।